बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नाइट एडिशन। मैं हूं सादिया अफजाल। प्रोग्राम में आगे चलकर सियासत पर बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का हाल आजकल ऐसा है कि हर कोई इस पर बात कर रहा है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी अहम स्टोरी जो हमने देखी आज, और वो भारत के हवाले से है कि किस अंदाज में पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर एक झूठा प्रोपेगेंडा और एक लॉबी किस तरीके से की जा रही थी भारतीय नेटवर्क की तरफ से, उसको बेनकाब किया गया है। अब इस पे जरा बात करें कि इंडियन क्रॉनिकल्स जो है वो इसको टाइटल दिया गया है, ये नाम दिया गया है। अब ये गुमराहकुन खबरों का इंडियन नेटवर्क है जो 15 साल अक़वाम मुत्तहिदा को और यूरोपीय यूनियन को झांसा देता रहा, और इसमें किस तरीके से सारे हरबे इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान के हवाले से गलत खबरें चलाने के लिए, फेक न्यूज़ को जो है वो प्रमोट करने के लिए। उन तमाम चीज़ों पर आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम के से में मौजूद हैं रिनाउंड डिफेंस एनालिस्ट जनरल एजाज अवान साहब। बहुत शुक्रिया एजाज अवान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो बता दें कि जिस अंदाज में दुनिया में गलत मालूमात फैलाने के लिए ये जो रिसर्च का इदारा है EU डिसइंफो लैब, जिन्होंने ये रिसर्च की है और इन्होंने इंकशाफ किया है कि जिस अंदाज में भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक वेबसाइट चला रहा था इंडियन क्रॉनिकल्स EU, और इंकशाफात किए गए उसके अंदर मज़ीद के फ़ेक न्यूज़ को कैसे प्रमोट किया जा रहा था, ये ख़बर सामने आ जाना और इस इदारे की तरफ से सामने आ जाना, कितना आप देख रहे हैं कि इसमें भारत को या उनकी इन स्कीम्स को, उनके इन हरबों को धचका पहुंचेगा? थैंक यू वेरी मच सादिया। देखिए, बात यह है कि दुश्मन है उससे यही तवक्को थी, और उन्होंने, मैं तो कहूँगा कि बड़ी कामयाबी से 15 साल पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में एक नैरेटिव चलाया, एक प्रेशर बिल्ड किया पाकिस्तान पर, और हमें बैकफुट पे रखा या डिफेंसिव पर रखने में वो बहुत हद तक कामयाब रहे, और पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करवाने में उनकी तमाम फेक न्यूज़ में, ये मीडिया कैंपेन कहें, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन कहें, इसमें उन्होंने पाकिस्तान को यकीनन बहुत अंडर प्रेशर रखा। तो इंटेलिजेंस एजेंसीज का यही काम होता है, और मैं कहूँगा कि एक तरफ तो उनका एक्ट कमेंडेबल है, और हमें ये 15 साल तक इसका इल्म नहीं हो सका या हम इसका कोई तोड़ तलाश नहीं कर सके, और अब गालबन ब्रसल बेस ये नेटवर्क है जिन्होंने इसको अनअर्थ किया है। तो देखिए, जो डैमेज होना था वो तो हो चुका है, लेकिन अब यकीनन इसका एक फॉल बैक आएगी इंडिया के ऊपर कि उनका ये पूरा नेटवर्क अनर्थ हो गया। उनकी जो क्रेडिबिलिटी है पॉलिटिकल वर्ल्ड में, रियल पॉलिटिक्स में, उसमें जब लोग उसको देखेंगे जी, तो आइंदा भी उनकी दुरुस्त बात को भी शक की नजर से देखा जाएगा। इस हद तक तो उनका डैमेज है, लेकिन जो हमें उन्होंने एक डेकेड से ज्यादा अरसा अंडर प्रेशर रखा, इसके लिए उन्होंने बहुत मैं समझता हूँ बहुत कुछ अचीव कर लिया। और पाकिस्तान के कश्मीर में इसमें जो हम बार बार हमारे यहाँ से बात की जाती है, ISPR की तरफ से भी बताया जाता है कि जी 5th जनरेशन वॉर, ये वही वॉर है जनरल साहब। अब इसमें देखें जो डिटेल सामने में आई कि उनके मुताबिक एक मुर्दा प्रोफेसर, कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो गैर फाल हो गई थी, 750 जाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस। अब 15 साल तक ये एक वसी आलमी डिसइंफॉर्मेशन मंसूबा जो इनका रहा इंडियन मुफादात को प्रमोट करने के लिए। सो वही ये 5th जनरेशन वॉर वाली हो गई कि अब जंगे ऐसे लड़े जा रही हैं इस तरीके से कि दूसरे को या दुश्मन को कैसे। सादिया, ये एक ट्रांजिशन नेचुरल है कि जब न्यूक्लियर कुव्वत बन गया हिंदुस्तान, पाकिस्तान और चाइना जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, तो जो मिलिट्री एडवेंचरिज्म था या वो जो ब्लिट्जक्रीग टाइप ऑपरेशन हुआ करते थे, जहां काइनेटिक एनर्जी से अपनी विल दुश्मन पर थोपी जाती थी, अब वो उसका ज़माना गुजर गया है, क्योंकि उसमें एहतमाल इस बात का होता है कि कहीं अननोइंगली न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस ना हो जाए और कहीं न्यूक्लियर एक्सचेंज तक मिसअंडरस्टैंडिंग में या मिसकैलकुलेशन में कोई ऐसी गलती ना हो जाए। जब इस तरह की कुव्वतें दोनों बन जाएं तो फिर बैटल फील्ड तब्दील हो जाता है, और ये हम 5th जनरेशन, 4th जनरेशन, हाइब्रिड वॉरफेयर, इसे जो कुछ भी कहें, पहली जंगों में भी ऐसा ही हुआ करता था कि प्रोपेगेंडा भी होता था, मिस इन्फॉर्मेशन भी होती थी, डिसइंफॉर्मेशन भी होती थी, काइनेटिक फोर्स भी यूज होती थी, इकोनॉमिक क्वेश्चन भी होती थी, डिप्लोमेटिक प्रेशर भी हर जंग में होता था।
लेकिन अब ये महाज प्रोनाउंस हो गया है कि लोगों को बददिल कर दिया जाए अपनी हुकूमतों के खिलाफ, अपने नेशनल नैरेटिव के खिलाफ, अपनी आर्म फोर्सेस के खिलाफ। तो इसमें एक और बात पे जनरल साहब, ये बड़ी आपने जो अहम बात की है, मैं चाहती हूँ इसमें ये भी ऐड जरूर करें और आवाम को पता चले कि इसमें ऑब्वियसली जो डिटेल है स्टोरी की, कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो अपने लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, अब आपके अपने लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। हुसैन हक्कानी का इसके अंदर जिक्र है, पीटीएम जो मंजूर पश्तीन की जमात है उसका जिक्र किया गया है कि कैसे उन लोगों के थ्रू भी इस चीज को आगे बढ़ावा दिया गया। बिल्कुल इसी तरह के लोगों को आलाकार बनाया जाता है। अगर आप मेमो गेट स्कैंडल में देखें तो उस वक्त क्या था हुसैन हक्कानी साहब का कि आप आर्मी चीफ पर और इन पर दबाव डालें ताकि हमें हुकूमत करने में आसानी हो और उनको अंडर प्रेशर लाया जाए तो हम कुछ काम आपके लिए कर सकेंगे। तो ये इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं दुश्मन के अंदर तलाश किए जाते हैं, क्योंकि हम तो हिंदुस्तान के दुश्मन हैं तो उन्होंने हमारे अंदर पेनिट्रेट किया, ये पीटीएम जैसे किरदार पैदा किए, फिर तहरीक तालिबान पाकिस्तान की फंडिंग की, फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की फंडिंग की और उनके लोगों को तरबियत दी। फिर कुछ एमक्यूएम के कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनको वो मछेरों के रूप में ले जाते थे, समंदर से गिरफ्तार करके और तरबियत दे के फिर उनको छोड़ दिया जाता था पाकिस्तान के अंदर। तो ये वो तमाम टैक्टिक्स है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज करती हैं। अगर यानी वो वाले टैक्टिक्स भी जो शुरू हो गए, जो आपने एक ट्रांजिशन का जिक्र किया, और साथ जो रिवायती जो हरबे हैं वो भी जारी हैं। इनफैक्ट जो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों को इस्तेमाल किया जाता है, आज लाहौर में हमने देखा है कि रॉ की सरपरस्ती में चलने वाला एक अफगान नेटवर्क जो है, उसके दहशतगर्द नेटवर्क वो पकड़ा गया है। 5 टेररिस्ट जो हैं वो आज पकड़े गए लाहौर में, और वो अफगान दहशत नेटवर्क था। चला कौन रहा था? रॉ चला रही थी। तो ये सारी चीजें सामने रखते हुए पाकिस्तान जो अपना केस प्रेजेंट करता है, जो डोसियर्स हम देते हैं, मजीद आपको लगता है कि हम उसमें वो तकवीत पकड़ सकते हैं? यकीनन सादिया, देखें ये तो हम काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशंस तो हमने करने हैं। एक तरफ उन्हें बेनकाब करना है, एक तरफ उनका तोड़ तलाश करते हुए काउंटर ऑपरेशन भी लॉन्च करने चाहिए हमें, ताकि जो कुछ वो हमारे अंदर कर रहा है हिंदुस्तान को डिफेंसिव पे डाला जाए। उसमें डिप्लोमेटिक मनूवर एक चीज है, दुनिया की मुख्तलिफ एजेंसीज को और यूएन को इन्फॉर्म करना, अप्राइज करना एक चीज है, फिर दुश्मन की सफों के अंदर इसका जवाब देना। मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो या लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो या दुश्मन की जो मुल्क है उसके अंदर दहशतगर्दी या सबवर्जन की जाए, इसमें सिर्फ डिफेंसिव जंग लड़ने में कामयाबी नहीं होती। इस डिफेंस का एक लाजमी हिस्सा ऑफेंसिव ऑपरेशन होता है, जो मैं समझता हूं हमें करना चाहिए, और उसका हमारे पास मॉरल जवाब भी है, कैपेबिलिटी भी है, और हमें उससे हिचकिचाना नहीं चाहिए, वरना हम इस तरह के हमले जो हैं उनका टारगेट बनते रहेंगे। हालांकि ये हिंदुस्तान एक ऐसे वक्त में कर रहा है जबकि उसके मुख्तलिफ हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ उनके अपने शहरों के अंदर बहुत तहरीक चल रही हैं, और वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जो हैं वो हमें नज़र भी आती हैं। अभी आपको नहीं लगता कि ये जो खालिस्तान वाला मामला है ये मज़ीद ज़ोर पकड़ सकता है, जिस अंदाज में वहाँ पे सारी की सारी सिख बिरादरी, जो सिख किसान है वो निकला हुआ है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी जो हिंदुस्तानी सिख हैं वो आपको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं? सादिया, ऑल द मोर रीजन कि अब हिंदुस्तान इस तरह के मजीद हरबे इख्तियार करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो एक फ्रेगमेंटेशन हुई है सोसाइटी की, एक तरफ तो सेकुलरिज्म खत्म हुई, फिर एक नेशनल सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया था, अब एग्रीकल्चर एक्ट आ गया है जिसके अगेंस्ट एक आवाज उठ गई है। 370 और 35 एक कश्मीर में रिवोक कर दिया गया, क्रिश्चियंस और दलित्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए गए। तो अब माइनॉरिटीज के लिए जो इनसिक्योरिटी बढ़ गई है, और जो अंदर एक कंफ्यूजन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, 1 अरब 25 करोड़ का मुल्क है, उसके अंदर जो कंफ्यूजन है, इस तमाम तर को डाइवर्ट करने के लिए पहले से भी उनकी कोशिश रही है कि इंटरनल प्रॉब्लम्स को एक्सटर्नलाइज करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए। अब वो चीन और पाकिस्तान को इस तमाम तर जो उनके फेलियर्स हैं या अंदर जो उनके फ्रेगमेंटेशन हो रही है, उसका जिम्मेदार वो चाइना और पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं।
तो लेकिन हमें इस तरह की बातचीत से इसको खातर में नहीं लाना चाहिए, इसको इंटिमिडेट नहीं इससे होना चाहिए, बल्कि दुश्मन के जो ये फॉल्ट लाइंस हैं इनको एक्सप्लॉइट करना चाहिए, ताकि उसके घर में भी वही आग लगे जो वो हमारे घर में लगाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही। ये बड़ा अहम नुक्ता आपने कहा कि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हम देखते हैं माइनॉरिटीज़ के साथ, चाहे वो मुसलमान हों, सिख हों, दलित्स हों, वहाँ पर क्रिश्चियंस हों, वो सबके सामने है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि यहाँ पर अमेरिका कोशिश करता है कि मजहबी आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट किया जाए, पाकिस्तान को जो है वो मुबैना खिलाफ वर्जी करने पर तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने की कोशिश होती है, कर दिया जाता है बल्कि। और हम तो एक तरफ करतारपुर कॉरिडोर भी खोल रहे हैं, उसके बावजूद भी इस किस्म के जो इक़दाम उठाए जाते हैं वो कितना गैर मुनासिब है, या इस ज़िमन में पाकिस्तान क्या कर सकता है? जो भारत में जहां कुछ हो रहा है ओपनली, वहां उसके हवाले से कुछ नहीं किया गया। यूनाइटेड नेशंस ने जो मजहबी इनसिक्योरिटी के ऊपर जो एक रिपोर्ट या इल ट्रीटमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के ऊपर जो एक रिपोर्ट शाया की थी, उसमें हिंदुस्तान को उसमें शामिल करने का या वॉच लिस्ट पे रखने का उन्होंने कहा था, लेकिन अमेरिका ने अपने स्ट्रेटेजिक मफादात के लिए उसको वहां से निकाल लिया और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाले रखा। बल्कि हमारे ऊपर मुसलसल 10 साल ये बोझ रहा और प्रेशर रहा कि आप डुप्लिसिटी कर रहे हैं, आप डुप्लिशियस हैं, आप अफगानिस्तान में ताउन नहीं कर रहे। और अब जब उनकी निकलने का वक्त आया तो उन्होंने कहा नहीं, अफगानिस्तान से दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन इससे पहले वो इसके रिवर्स बात करते थे। तो अब वो हिंदुस्तान को हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं, क्योंकि उनके मफाद इस वक्त, जो आगे माइक पोम्पेयो ने अगले दिन कहा था कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को इंसाइड करते हैं, हमारी सोशल वैल्यूज को इंसाइड करती हैं, जिसकी वजह से हम इनके साथ खड़े हैं। अब वो कौन सी सोशल वैल्यूज हैं? क्या वो माइनॉरिटी का ट्रीटमेंट है? क्या वो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस और दलित के साथ होने वाले मजालिम हैं? क्या वो यूएन रेजोल्यूशन का डिसरिगार्ड है जिसके तहत 370 और 35 ये रिवोक करके कश्मीर को एब्जॉर्ब कर लिया गया या एब्जॉर्ब करने की कोशिश की गई है? और आज जो सिविलियन सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, क्या वो सोशल वैल्यूज हैं जिनमें ये हम पल्ला है हिंदुस्तान और अमेरिका? लेकिन बदकिस्मती ये है कि स्टेट क्राफ्ट में मोरालिटी की कोई जगह नहीं होती और वहां पे अपने कौमी मफादात देखे जाते हैं। इस वक्त उनका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है चाइना को कंटेन करना, और उसके लिए ये निवाला वो निकलने को तैयार हैं, और वो दे लुक द अदर वे, और हिंदुस्तान को एक लीज ऑफ लाइफ मिली है इस वजह से। बिल्कुल सही है, ऑब्वियसली उनका अपना मुफाद उससे वाबस्ता है। ये भी बताइएगा जाते जाते कि एक तरफ एक और ख़बर जो हम देख रहे हैं उस पर ऑब्वियसली आपकी कोई इन्फॉर्मेशन होगी कि भारत की तरफ से इस वक्त कोई ख़तरा है फिर से, जैसे वो उन्होंने माजी में किया था, कहते थे कि जी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, फिर इस किस्म का कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो को इत्तलात हैं कि ऐसा कोई ख़तरा है, जिसके बाद हम ये सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज इस वक्त उनको हाई अलर्ट कर दिया गया है? देखिए, आर्म फोर्सेस के रिप्रेजेंटेटिव ने, स्पोक्स पर्सन ने जब ये बात की है तो यकीनन वो किसी इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन के ऊपर ही बेस्ड है, तभी उन्होंने कहा। तो उस चीज को हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इस वक्त दबाव है सिख कम्युनिटी का उनके ऊपर, जिस तरीके से वहां से नारे लगाए जा रहे हैं, उसकी वजह से आप कह रहे हैं कि कुछ हो सकता है पहुंचे हुए हैं। तो अगर ये और कश्मीर, अगर ये दोनों मूवमेंट्स यक वक्त चल पड़े तो हिंदुस्तान इनका सामना नहीं कर सकता। लिहाजा वो कोविड की वजह से, डूबती हुई इकोनॉमी की वजह से और इंटरनल स्ट्राइफ जो है पूरे हिंदुस्तान में, उसकी वजह से अंडर प्रेशर आते हुए किसी न किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के जरिए इस सारी मूवमेंट को, जिसको वो पहले ही खालिस्तानी मूवमेंट कह रहे हैं और इसको वो किसानों का इशू ही नहीं मान रहे, तो वो कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। हम उसके लिए अवेयर हैं और आपको लगता है कि डाइवर्जन टैक्टिक हो सकती है उस पूरी मूवमेंट से डाइवर्ट करने के लिए, इस किस्म की कोई कोशिश भारत की तरफ से की जा सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया जनरल एजाज अवान साहब हमसे कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आकर कुछ और मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, जो ऑब्वियसली हर गुजरते दिन के साथ जिसका टेम्परेचर राइज करता चला जा रहा है। आज भी मरियम नवाज साहिबा की अवामी राब्ता मुहिम लाहौर में जारी रही और 13 दिसंबर को जलसे से बड़ी तवक्कुआत रखी जा रही हैं, जिसमें वो कहती हैं कि आरिया पार होगा। दूसरी जानिब वजीर आजम ने भी अपोजिशन को डायलॉग की दावत दी है और ये कहा है कि NRO नहीं दूंगा, किसी के केसेस खत्म नहीं करूंगा, लेकिन पार्लियामान के फोरम पर आकर जरूर बात करें और अगर वहां आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं तो बिल्कुल लेकर आएं। असल जंग तो वैसे पार्लियामान की ही होती है सियासत के अंदर। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो वजीर आजम ने आज अपोजिशन को डायलॉग की दावत दी है, इसको अपोजिशन इस तरीके से कंसीव कर रही है कि क्योंकि हुकूमत के पास अब कोई चारा बचा नहीं है, वो ये कहते हैं कि अब हुकूमत वो अपनी पड़ गई है, इसलिए हमें डायलॉग के लिए दावत दी जा रही है। जी सादिया, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि डायलॉग की दावत पहले भी थी, आज भी है, कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब भी डायलॉग के लिए ये आते हैं, अब तो आना छोड़ दिया इन्होंने क्योंकि इनको वो चीज़ नहीं मिल रही है जो ये लेके आते हैं। वो चीज़ ये है, ये हमेशा जब भी डायलॉग्स पे जाते हैं तो वो कहते हैं भाई आप ये कर दो तो फिर हम आपके साथ आगे चलने को तैयार हैं। अब ये क्या चीज़ है? ये है वो डील मांगते हैं कि 99 से पहले के करप्शन केसेस ख़त्म करें, अल अजीज़िया चौधरी शुगर मिल, सरे महल, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स, वो सारे केसेस ख़त्म करें और नैब जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग को टच ना करे। और साथ ही में कहते हैं कि 99,99,999 रुपए तक की करप्शन जो है वो करने दें। तो ये जो डील है ये जो 34 इनकी तरफ से प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं PMLN और पीपल्स पार्टी की तरफ से जॉइंटली, इसके अलावा अगर वो बात करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम इलेक्शन रिफॉर्म्स के ऊपर बात हो सकती है, कोरोना मैनेजमेंट के ऊपर बात हो सकती है। NRO के अलावा हर सब्जेक्ट पे बात करने को तैयार हूं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये वजीर आजम ने ताखीर से ये बात की है? क्योंकि अपोजिशन इस पे आज भी हम देख रहे थे बड़ा मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ रहा था। वो कहते हैं कि जनाब जब हम हुकूमत को दावत देते थे कि हमारे साथ मिसाके मईशत कर लें, या आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात की थी, या फिर ये कहा जाता है कि और बड़े अहम इश्यूज आए, कश्मीर का मामला आया, तब तो वजीर आजम बैठे नहीं अपोजिशन के साथ, अब क्यों तैयार हैं बैठने को? बिल्कुल उल्टा है इसके। जब ऐसी चीज आई, हमने जॉइंट सेशन भी बुलाए, फैटिव के ऊपर भी हमने इनको कहा हमारे साथ बैठें। ये हर नशिस्त में, मतलब पहले दिन से आप लिख दीजिए, प्राइम मिनिस्टर की पहली स्पीच हुई पार्लियामेंट के अंदर और इन्होंने शोर शराबा करना शुरू कर दिया और पहली स्पीच में ही कह दिया 5 मिनट के बाद कि हुकूमत फेल हो गई है, 5 मिनट के अंदर हुकूमत फेल हो गई है। वो दिन और आज का दिन इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर ब्लैकमेल करने की कोशिश की है कि किसी तरह इमरान खान इनको डील दे दें। अब जब कश्मीर का कॉज सामने आया, हेडलाइंस में था, तो ये मौलाना फजल रहमान के साथ कंटेनर लेके इस्लामाबाद आ गए, वो इन्होंने बैक बर्नर पे डाला कश्मीर इशू। फिर कश्मीर का जो जॉइंट सेशन था उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिर फैटिव के ऊपर हमने जब बातचीत इनको एंगेज किया, उधर ये लेकर के आगे कि इसको मशरूत कर दिया उन्होंने, नैब के कवानीन के साथ डील मांगी। अब दोबारा हमने इन्हें कोरोना के ऊपर दोबारा इनको बुलाया, ये नहीं आए। अब फिर ये ऑफर नहीं है इनके लिए, लेकिन ये मत लेकर आए ना, इसकी माइनस दिस। अच्छा, लेकिन आज तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट बात मरियम नवाज साहिबा कर रही थी। वो कहने लगी कि इमरान खान साहब जो हैं वो NRO चाहते हैं और नवाज शरीफ साहब NRO नहीं देंगे। यानी ऑपोजिशन को ये लग रहा है कि उन्होंने शायद इतना दबाव डाल दिया है हुकूमत पर कि अब हुकूमत जो है वो मजबूर हो गई है कि कोई मिडिल ग्राउंड जो है वो तलाश किया जाए, कोई वे आउट जो है तलाश किया जाए। अजीब सी बात है, इनको तो ज़्यादा पता होगा क्योंकि ये NRO पहले लेते रहे हैं। NRO हमेशा हुकूमत ही दे सकती है, हुकूमत को नहीं मिलता NRO, हुकूमत देती है NRO। जनरल मुशर्रफ हुकूमत में थे, उन्होंने NRO दिया, उससे पहले ये आपस में एक दूसरे को NRO देते रहे हैं और दोनों ने जनरल मुशर्रफ से NRO किया। तो वो जनरल मुशर्रफ जब पावर में थे तभी NRO दे सकते थे। हुकूमत NRO दे सकती है, हुकूमत NRO ले नहीं सकती है। तो ये तो बिल्कुल ही एक झूठों की दास्तान चल रही है, लोगों को गुमराह करने के लिए। इमरान खान को तो आपने जब सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया इमरान खान के ऊपर,
वो पूरा एक एक चीज उनकी चेक कर ली, 1 साल मुकदमा चला, बाहर की कमाई जो पाकिस्तान से बाहर कमाई और एक एक पैसा हलाल का वो वापस लेकर के आए, अपने मुल्क में लेकर के आए, बैंकिंग चैनल्स के जरिए लेकर आए, 40 साल से पुराना रिकॉर्ड दिया, 60 से ज्यादा दस्तावेजात दी। तो एनआरओ तो अगर इमरान खान को चाहिए होता तो उस वक्त लेते जब ये पावर में थे। इमरान खान को किसी एनआरओ की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब जो है सादिक और अमीन डिक्लेयर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जो इन्होंने करप्शन वगैरह की हुई है एनआरओ उनको चाहिए होता है जिन्होंने ठीक है। अब ये जो 13 दिसंबर के जलसे से ऑपोजिशन बड़ी उम्मीदें लगाए हुए है कि हम मीनार पाकिस्तान भी भर लेंगे। एक सवाल मेरे जहन में आता है जो मैंने आपसे जरूर करना है, और वो मैंने इसलिए करना है कि वजीर आजम बनने के बाद या हुकूमत बनने के बाद या आपके सेनेटर बनने के बाद तो चले अलग बात है, लेकिन उससे पहले की जो पीटीआई की स्ट्रगल है, जो जलसे हैं, जगह जगह रैलियां, तमाम जलसे जहां पे भी होते थे वो आप कंडक्ट करते थे। ये धरना जो हुआ तब भी हमने आपको देखा, अभी भी जो इवेंट्स होते हैं वो आप कर रहे होते हैं। सो वहां पे एक और बड़ा अहम शख्स था उस टाइम पे जो पब्लिक के जोश के लिए, उसको गरमाने के लिए बड़ा वहां पे मौजूद होता था, साउंड सिस्टम प्रोवाइड करता था, डीजे बट। आज जो उसके साथ सलूक हो रहा है, जो आपकी पंजाब पुलिस कर रही है, जिस तरीके से उसको घसीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, वो कहता है कि मेरे घर की खवातीन को ये लोग गालियां दे रहे हैं। अब तो उसकी बेल हो गई, लेकिन जो उसके साथ सलूक हुआ उस पे आपका क्या रिएक्शन है कि जब यही काम आप लोगों के टाइम पर हुआ था तो आप लोग कहते थे बड़ा गलत हुआ है? ये अभी भी बड़ा गलत हुआ है। ये अब हम हुकूमत में है, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल मानने को तैयार हूं कि जो रवैया उसके साथ जो वो बता रहा है, जिस किस्म का रवैया उसके साथ पुलिस ने किया, ये बिल्कुल गलत, इसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। और पंजाब पुलिस जिसका आवे का आवा बिगड़ा हुआ है उसको ठीक करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये हरकत उन्होंने बिल्कुल गलत की है। दूसरी बात, अदालत का जो फैसला आया हुआ है उसकी अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो कानून हरकत में आएगा, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से जो डीजे भट्ट बता रहा है, जिस तरीके से उसको किया है, ये बिल्कुल गलत तरीका है पुलिस का। इस तरह बिल्कुल कतल नहीं करना चाहिए। इसकी जितनी मजम्मत करें वो कम है। और मैं मानता हूं आपकी बात कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस किस्म का रवैया पुलिस को कतन इख्तियार नहीं करना चाहिए। चले, आई एम ग्लैड कि आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं। और पंजाब पुलिस कब ठीक होगी, या पाकिस्तान की ओवरऑल पुलिस की अगर हम बात कर लें, कब रिफॉर्म्स आएंगी, कब ये रवैया तब्दील होगा, ये जो एक इम्तियाजी सलूक रवा रखा जाता है, वो भी हमने देखना है। अभी ये बताइए, आज आपको अपोजिशन के इस्तीफों के मामले पर जो बयानात आए हैं, हुकूमत को उससे क्या लग रहा है? क्योंकि आप लोग बहुत यकीन से कह रहे थे कि करके तो दिखाएं, सारे अपने अरकान को तैयार तो करें, मानेंगे ही नहीं, लोग भाग जाएंगे इनके। आज पीपल्स पार्टी थोड़ी सी आपको लगा कि अलग होने की उसने कोशिश की पीडीएम की बाकी जमातों से? कोई कंसेंसस नहीं है इस बात के ऊपर। पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, पीएमएलएन के अंदर भी नहीं है कंसेंसस। ये इस्तीफे नहीं है, लतीफे हैं। अच्छा। बहुत से लोग इनके साथ तैयार नहीं है। हमें भी वो बताते हैं पीएमएलएन के लोग कि जी हम मरियम नवाज की सियासत के साथ बिल्कुल हम नहीं है। तो ये फूटने वाली हैं चीजें, सामने आने वाली हैं। पीएमएल नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और पीडीएम भी अपनी आखिरी सांसें ले रही है। ये खत्म है इत्तेहाद, क्योंकि ये सिर्फ एक चीज के लिए इकट्ठे हुए हैं, और वो है अपनी लीडरान की करप्शन को बचाने के लिए, और कुछ नहीं। बहुत से इनके पार्लियामेंटेरियंस इनके साथ नहीं है। आपस में इस्तीफे देना इज नॉट अ बिग डील। यानी कि एक मौलाना फजल रहमान को दे दे जो खुद रुकन पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट से बाहर हैं, वो इस्तीफे ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपनी अपनी पार्टी सरबराहों को इस्तीफे दे दें, जो उन्होंने ऐलान किया 31 दिसंबर से पहले। देखिए, आपने अगर इस्तीफे देने आप स्पीकर को दें, यूं मंजूर करेंगे और मंजूर करेंगे। और क्यों? क्योंकि हमें तो फायदा है इनके इस्तीफों में। ये इस्तीफे देंगे, उन नशिस्तों पे इलेक्शन होगी जहां जहां ये इस्तीफे देंगे, और जिमनी इलेक्शन होगी। जाहिर है वो इलेक्शन होगी तो ये तो नहीं लड़ेंगे इलेक्शन, क्योंकि इन्होंने इस्तीफे दिए हुए हैं, ये क्यों लड़ेंगे? तो हमारी तो मेजॉरिटी हो जानी, और लड़ भी लें तो इनको तो कौम रिजेक्ट करेगी, जैसे जीबी में आपने देखा। तो हमें तो फायदा है। तो ये मजाक कर रहे हैं इस्तीफों का। अगर इन्होंने देने हैं तो कल सुबह दें, स्पीकर को दें, मंजूर करें, फिर आगे चलते हैं। इस्तीफे देंगे नहीं, ये एक दूसरे को दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि मजाक हो रहा है? अच्छा, अब एक चीज पे, जिस तरह से वजीर आजम ने कहा कि जो ऑर्गेनाइजर्स होंगे उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे, लेकिन हम रुकावटें नहीं डालेंगे, जलसे में इनको जाने देंगे, अच्छा है एक्सपोज हों, जो कुछ भी वजीर आजम साहब की सोच है। लेकिन एक और अपोजिशन जो कॉल दे रही है वो हड़ताल की, शटर डाउन की बात करती है। ताजिर बिरादरी, ट्रांसपोर्टर्स, ये वो अब देखना है कि साथ देते हैं कि नहीं देते। लेकिन अगर ऐसा होता है
तो क्या उस पर भी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ मुकदमे दर्ज करने पर इक्तफा करेगी या वाकई कोई एक्शन होगा अगर इस तरीके से आप मुल्क को स्टैंड स्टिल पर लेकर आते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि हुकूमत किसी किस्म के तसादुम की तरफ नहीं जाना चाहती है और अपोजिशन चाहती है कि तसादुम की तरफ बात जाए, क्योंकि जलसे इनके फ्लॉप हो रहे हैं। मुल्तान का जलसा भी बाय द वे फ्लॉप था और वो कासिम बाग में करने देना चाहिए था, और वो जो रुकावटें खड़ी की गई उससे इनको ज़्यादा फ़ायदा हो गया, एक किस्म का इनकी मार्केटिंग होगी जलसे की, लेकिन फिर भी लोग नहीं आए। DSNG ज़्यादा थी, लोग कम थे, इनके सारे जलसे फ्लॉप हुए हैं। जलसियाँ थी छोटी छोटी, और लाहौर में भी इनका जलसा फ्लॉप ही होगा। कोई इतने लोग तो इनके साथ हैं नहीं, ज़बरदस्ती लोगों को लाते हैं, रेंटा क्राउड है सारा। वो मौलाना फजल रहमान के जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे आ जाते हैं, उनको ले आते हैं, लेकिन इनके पास क्राउड है नहीं, लोग इनके लिए नहीं निकलते हैं। तो हम अगर इनको रोकते हैं तो तसादुम की तरफ बात जाती है, उसको बिल्कुल वो रास्ता ठीक नहीं है। हम इनको इजाज़त तो नहीं दे सकते, लेकिन जो इन्वॉल्व होगा उनके खिलाफ बिल्कुल मुकदमात होंगे, और कोई भी मोड ऑफ प्रोटेस्ट ये इख्तियार कर लें। कोरोना के SOPs को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और जो उनकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चाहे ये कह रहे हैं ना हम ये करेंगे वो करेंगे, इनका कोई भी मोड ऑफ प्रोटेस्ट हो, एहतजाज का कोई भी तरीका हो, वो कामयाब नहीं होगा, वो नाकाम ही होगा। अच्छा, लेकिन चलें अब हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल केओस है ये मज़ीद ना हो। जनवरी की वो लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, हुकूमत के भी ऑब्वियसली फेवर में तो नहीं है अगर आपके मुल्क की इकॉनमी ख़राब होती है, जो कोविड की वजह से ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा दबाव का सामना है। तो क्या इसमें हुकूमत, जो माजी में होता आया है कि बहुत अहम किरदार पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट एक अदा करती आई है, तो क्या हुकूमत ने इस्टेब्लिशमेंट से या इस तरह की ऑफर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आई है कि इन लोगों के साथ मुज़ाकरात करके, बातचीत करके ये मामला पॉलिटिकली हल किया जा सके? देखिए सादिया, एक चीज मैं आपको बताऊं कि इनका हमला दो चीजों के ऊपर है। PDM का एक है लोगों की जानों के ऊपर हमला कर रहे हैं, बहुत खतरनाक लहर आई हुई है ये सेकंड वेव, और दूसरा हमला ये कर रहे हैं पाकिस्तान की उभरती हुई इकॉनमी के ऊपर। दुनिया पूरी की इकॉनमी बैठ गई है कोरोना की वजह से, और पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं कि पाकिस्तान की हर लिहाज से तमाम इंडिकेटर्स कमाल के आ रहे हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी तेज़ी से ऊपर जा रही है। तो ये दोनों चीज़ें इनको काबिल कबूल नहीं है। जिस तरह लोगों का रोज़गार चल पड़ा है, इंडस्ट्रियाँ खुल गई हैं, काम तेज़ी से हो रहा है, तो इनको ये सूट नहीं करता है, क्योंकि अगर इमरान खान साहब कामयाब हो रहे हैं तो वो इनको तकलीफ है। इनको सिर्फ और सिर्फ सरोकार है अपनी करप्शन बचाने के लिए। डायलॉग की आपने बात की, डायलॉग के लिए देखो ना, किसी ने रोल प्ले नहीं करना है। हम इनको कहते हैं डायलॉग करें, लेकिन ये वाला चीज ना लेके आए। माइनस दिस वी आर रेडी टू गो फॉर डायलॉग। माइनस एनआरओ डायलॉग के लिए तैयार है हुकूमत। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर फैसल जावेद, हम प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर डिस्कशन को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। PDM के जलसों के हवाले से, उनकी इस तहरीक के हवाले से और फिर लॉन्ग मार्च पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, लेकिन अभी एक ऐसा मामला है जो कि मौलाना फजल रहमान साहब ने ऐलान किया PDM के बिहाफ पे, PDM की में शामिल 11 जमातों के बिहाफ पे। उन्होंने कहा कि जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, वो 31 दिसंबर तक अपनी पार्टी रहनुमाओं को इस्तीफे जमा करा दें। अब इसमें आज की जो खबर आई कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया कि अभी इस पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, CEC की मीटिंग होगी और उसके बाद इस सारे मामले को देखा जाएगा। मरियम नवाज साहिबा, जिन्होंने पहले 8 की तारीख देकर कहा था कि आर या पार होगा, फिर 13 दिसंबर की तारीख में कहा आर या पार होगा, और उसके बाद उनकी तरफ से भी इस्तीफों के हवाले से ऐसा ही स्टेटमेंट आया। पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो चौधरी साहब ये बता दीजिए कि ये क्या माजरा है। 31 दिसंबर तक मौलाना साहब PDM के सरबराह की हैसियत से ऐलान कर रहे थे कि इस्तीफे जमा करा दें। अब अपनी एक पार्टी जो है वो अलग अलग मुशावरत में लग गई है। जब आपने इकट्ठे 11 जमातों ने PDM के फोरम पर मुशावरत मुकम्मल कर ली थी, तो ये पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जाना कि CEC में देखेंगे, मुशावरत होगी, तो क्या वाकई कोई रुकावट है विद इन पीपल्स पार्टी? कोई इस पर रिजर्वेशंस हैं?
देखिए सादिया, दो बुनियादी चीज़ों को आपको समझना होगा। एक, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी APC खुद बुलाई, उसमें फैसला किया, और PDM बनाई, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त कहते थे पहले APC नहीं होगी, फिर APC होगी, फिर PDM नहीं बनेगी, कुछ इससे निकलेगा नहीं, निकल आया, मुश्तरका इलामिया भी आ गया, फिर कहा ये जलसे कुछ नहीं करेंगे, फिर जलसे शुरू हो गए, अब ये यहाँ पे आ गए। अब सिंपल बात ये है कि हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला रहे हैं और उनसे इस्तीफ़ा लेने जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप लेजिटिमेट हो, आपने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया, आपकी कोई डायरेक्शन, कोई पॉलिसी, कोई विजन कुछ नहीं नज़र आ रहा, तो आप जाएं घर, मुस्ताफ़ी हों। लेकिन उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जलसे हो रहे, जुलूस होंगे, रैलियां होंगी, शटर डाउन होगा, पहिया जाम होगा, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लॉन्ग मार्च होगा, उसमें से एक ऑप्शन इस्तीफे है। ये अब सारे बाकी के ऑप्शंस बुलाकर सिर्फ एक ऑप्शन पे आ गए। इस्तीफा दें, हुकूमत घर चली जाए, नाकाम हुकूमत हो गई, ये आपका मौकफ। लेकिन उससे करते करते आप लोग आ गए ऑपोजिशन के अपने इस्तीफों के मामले पर। अब इस्तीफों पर भी ये लग रहा है कि तमाम जमातें एक पेज पर नहीं आ पा रही, जब से पीपल्स पार्टी का बिलावल साहब का ये स्टेटमेंट आया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए बड़ी सादा बात है, अभी को क्या कोई डेट गुजर गई है, 31 दिसंबर तक अपनी अपनी पार्टियों के सरबराहों को जमा करवाने हैं। हम हो सकता है 30 तारीख को कहीं दे दें, 31 को, उससे पहले मुशावरत पे भी कोई पाबंदी नहीं है। चूंकि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, हो सकता है इसकी ज़रूरत ना पेश आए, उससे पहले गवर्नमेंट मुस्ताफ़ी हो जाए। ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के बहुत सारे लोग मुस्ताफ़ी हो जाए। सो ये इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आने वाले वक्त में अनफोल्ड होंगी। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो प्रिंसिपल स्टैंड है, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी। जी, गवर्नमेंट के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट के लोग तो, मैंने तो आप भी बहुत तकरीबन हमारा कैरियर एक जैसा ही है, और हमने भी देखा कितने लोग हैं जो अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर, जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे, पार्टी मीटिंग्स में जरूर बातें होती हैं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पे कितने लोग हैं जो बातें। चौधरी साहब ठीक है, वो जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। ये मैं आपसे इसलिए भी पूछ सकती हूँ कि पीपल्स पार्टी के, मैं किसी जूनियर आदमी से, किसी कारकुन से बात नहीं कर रही हूँ, आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, आप ये सारी अपनी पार्टी की पॉलिसीज को भी, स्ट्रैटेजीज को भी, सियासत को ओवरऑल बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। एतजाज एहसन साहब जो हैं बड़े सीनियर आदमी हैं आपकी पार्टी के भी, अदरवाइज कानूनदान भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी की तरफ से इस्तीफे देना बड़ी हमाकत होगी। तो ये आप समझते हैं कि इस वक्त ये इस्तीफे देना और पूरे पार्लिमानी सिस्टम से आउट हो जाना पीपल्स पार्टी का, ये मुनासिब फैसला होगा अगर ऐसा होता है? नहीं, देखिए ये सिर्फ ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी पार्लिमानी सिस्टम से आउट हो जाए। इसमें ख़तरा जो है वो सिस्टम चला जाएगा। ये जो इमरान खान को बात समझ नहीं आ रही, और उसमें सबसे ज़्यादा जो है नुकसान वो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको होता है। हुकूमतें लड़ा नहीं करती है, हुकूमतें हिकमत अमली से चीज़ों को रिजॉल्व करती हैं। ये पहली हुकूमत है जो हर वक्त कहती है आओ हमसे लड़ो। तो जो अब लड़ाई शुरू हो गई है उसके मुख्तलिफ पहलू हैं। अब वो मुज़ाकरात की दावत भी दे रहे हैं। वो बंदा मुज़ाकरात की दावत दे रहा है जो अपोजिशन के साथ कश्मीर के इशू पे बैठने के लिए तैयार नहीं था, अब वो बैठने के लिए भी तैयार हो गया। अगर वो तो ये चीजें होती लेकिन ये तो फिर अच्छी बात नहीं है। आप लोग तो कहते थे हमेशा पार्लियामान में बात करें, और वो ये नहीं कि वो उन्होंने ये भी कहा है प्राइम मिनिस्टर ने कि डायलॉग करना है तो पार्लियामान आए। वो तो कहते हैं पार्लियामान के फोरम पे आके बात कर लें मुज़ाकरात। नहीं, तो पार्लियामान की तो सारी लड़ाई हो रही है। पार्लियामान रिडंडेंट हो गई है, उसके अंदर कोई बिजनेस नहीं है। आप चला रहे हैं सारे ऑर्डिनेंसेस के जरिए। आप पार्लियामेंट की जो कमेटीज हैं उनको कोई अहमियत नहीं देते, आप स्पीकर को कोई अहमियत नहीं देते। स्पीकर कुछ कहता है, आप कुछ कह देते हैं, वही होता है जो आप कहते हैं। तो ये तो पार्लियामेंट का तो आपने बिल्कुल जनाजा निकाल दिया है और उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। पार्लियामेंट की क्या अहमियत है? कोई कानून साजी हो रही है, क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो 11 जमातों की हम बात कर रहे हैं उसमें मेन जमातें ये दो हैं। मौलाना साहब को ऐड कर लें, चलें, वो पीडीएम के सरबराह हैं। बट डू यू अंडरस्टैंड कि ये जो बाकी लोग बिलावल साहब के साथ कल भी खड़े हुए थे, मौजूद थे, वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, वो सिस्टम से बाहर के लोग हैं। चाहे वो मरियम बीबी हैं, नवाज शरीफ हैं, वो वैसे ही लंदन बैठे हुए, मौलाना साहब पीडीएम के सरबराह तक इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है खुद। सिर्फ बिलावल साहब वाहिद वो आपकी पार्टी के चेयरमैन हैं जो इस पार्लियामान का, इस सिस्टम का हिस्सा है।
नहीं, देखिए मसला किसी बिलावल साहब की या किसी की ज़ात का नहीं है, मसला एक प्रिंसिपल का, उसूल का है, और हम उस पे जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी हमारा हक है कि हम मुशावरत करें, हम अपनी पार्टी की मीटिंग बुलाएं, उसके अंदर उसके पहलुओं को डिस्कस करें, क्योंकि अभी तो टाइम है 31 तक, उस तक आप इंतजार कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम समझते हैं कि हमारी पार्टी से और दूसरी पार्टियों से भी बहुत सारी अजीबोगरीब किस्म की बातें होना शुरू हो गई थी, जिसके लिए पार्टी के सीनियर लीडरशिप ने कहा कि अभी इस पे कोई बात ना करें, और जब हम कह देंगे बिलावल साहब या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसला कर लेगी तो 1 घंटे में सारे इस्तीफे आ जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अभी डेट है, टाइम है, हम उस पे काम करेंगे। 1 घंटे में शायद साहब आप भी देख रहे हैं सियासत बड़ा, चलिए ये पहले भी ये चीजें हो चुकी हैं, आपको भी पता है, कहीं ना कहीं ऐसे लोग होते हैं जो वो कहते हैं ना डंडी मार जाते हैं, इस्तीफे तब भी पूरे नहीं होते सारों के, इधर उधर लोग होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, हमारी पार्टी में कोई डंडी नहीं मारेगा, मैं आपको ये कहता हूँ, हमारी पार्टी में कोई डंडी नहीं मारेगा। जी बिल्कुल। तो वजीर आजम के इस ऑफर को या मुज़ाकरात को पार्लियामान के फोरम पे क्यों सीरियस नहीं ले रहे हैं? चले पीडीएम के बाकी जमातों से, जो मैंने कहा कि बड़े लोग सिस्टम से बाहर हैं, बट पीपल्स पार्लियामान के फोरम पे कितनी बातें हुई हैं। नहीं, ये देखें ना, जो बंदा कश्मीर के इशू पे अपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, वो तो फिर अब क्या मतलब है, जब अपनी बारी आई है तो फिर बैठने के लिए तैयार हो गए। तो अब मुज़ाकरात के अच्छा, लेकिन अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि इस वक्त ये ना हो कि सारी सियासी जमातें, अपोजिशन की भी, हुकूमत भी, बंद गली में जाके खड़ी कर दे पाकिस्तान की सियासत को और पूरे इस निज़ाम को, तो उस बंद गली से निकालना भी तो है ना। अगर वहां से इनिशिएट हो गया तो उसको पॉजिटिवली लेके आप भी आगे बढ़े। नहीं, बंद गली में तो ले गए, ये वजीर आजम बंद गली में तो सबको ले गया, सिर्फ सियासत को नहीं ले गया, पूरे समाज को ले गया है। क्या हालत है महंगाई की, बेरोजगारी की, क्या हालत है इस मुल्क में, एग्रीकल्चर की क्या हालत है। आप तमाम शोबा ज़िंदगी जो है वो कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं। मसलन पेशावर के अंदर इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, उस पर एक लफ्ज़ नहीं बोला प्राइम मिनिस्टर। क्या कितनी बड़ी नेगलिजेंस, चूंकि उसमें उनका कज़न इन्वॉल्व है, नौशेरवा जो है बरकी, वो अमेरिका से बैठकर हॉस्पिटल चला रहा है, उसको छोड़े वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो अब इस्लामाबाद के अंदर पेम्स को भी और बाकी अस्पतालों को भी प्राइवेटाइज करना चाहते हैं। तो ये चीजें ऐसे नहीं चल सकती। अच्छा, आप कह रहे हैं पीएम जो है वो लेकर चले गए। अच्छा, लास्टली जाते जाते मुझे इतना बता दें कि अब 8 तारीख तो गुजर गई, मरियम साहिबा ने 8 कहा था, 8 को तो हमने देखा कुछ खास ऐसा हुआ नहीं, जो आर या पार उन्होंने कहा, फिर उन्होंने 13 दिसंबर की डेट दी। अब 13 दिसंबर को आर या पार से क्या मुराद है? मुझे नहीं पता, ये तो वही बताएंगे। 13 दिसंबर को तो जलसा होगा, ये जलसे को रोक रहे हैं, लाहौर में पकड़ दकड़ हो रही है। आजकल आप उनकी वो आपकी नुमाइंदगी करते हैं ना, तो मैंने कहा शायद आपको समझ आ गई हो कि उनके इस बयान का क्या मतलब था। नहीं, वो तो वही बताएंगे, लेकिन हम 13 के बाद हम अपना बुलाएंगे और उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैसले होंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चौधरी मंजूर अहमद साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद किसी टॉपिक पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे एफबीआर के हवाले से और पाकिस्तान में जो टैक्स कलेक्शन है उस हवाले से। एफबीआर ने 8 दिसंबर की डेडलाइन दी थी टैक्स जमा कराने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली अभी भी इजाज़त है कि जो लोग टैक्स जमा करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं और उनके एलामिये में भी यही बात की गई है। लेकिन इस साल हमने देखा है, जो उन्होंने 8 दिसंबर 2020 तक बताया है कि 18 लाख इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए हैं, जो कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में 40% कम हैं। गुज़श्ता साल 29 लाख इनकम टैक्स गोशवारे जमा हुए थे। ये आखिर क्या वजह है कि इजाफी टैक्स मुल्क में जमा नहीं हो पा रहा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आई तो हमारे सामने था, वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी जिस तरीके से ऐलान किया था टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू की, वो हमेशा बात किया करते थे। क्या इस हुकूमत ने अपने लिए बहुत अनरियलिस्टिक टारगेट सेट किया ओवरऑल अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें? और खुसूसी तौर पे इस साल की अगर हम बात करें, जो अभी तक हम देख रहे हैं 8 तारीख तक, तो क्या कोविड की वजह से ये चीज़ मुतासिर हुई है या कोई और असबाब हैं? और ओवरऑल भी पाकिस्तान की इकॉनमी पे बात करेंगे। इसके लिए हमारे साथ रिना
रिनाउंड मुजम्मिल असलम साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 8 दिसंबर तक जैसे हमने देखा कि 18 लाख टैक्स रिटर्न्स फाइल हुए हैं, तो ओवरऑल अभी तक आपको लगता है कि एफबीआर की जो कारकर्दगी ज़िमन में रही है, क्या वो काबिल इत्मीनान है? देखें, बात यह है कि ये जो आपने 29 लाख का फिगर दिया है, ये पिछले साल फरवरी 28 तक का था। इस दफ़ा इन्होंने जो है एक जिसे कहते हैं कि वो कचकोल तोड़ा है और पहले की तरह जो है डेट्स को एक्सटेंड नहीं किया, एक ही दफ़ा एक्सटेंड किया और खिलाफ तवक्का जो है इन्होंने कल डेट एक्सटेंड नहीं की। मैं समझता हूँ कि जब ज़रूरत थी तो वक्त उन्होंने नहीं की। खुद पाकिस्तान में इस वक्त आपसे एज वी स्पीक, एज आई एम टॉकिंग, मैं खुद कोरोना का इस वक्त शिकार हुआ हूँ पिछले 15-20 दिनों से, और मैं 20 दिन से अपने आप को आइसोलेट करके बैठा हुआ हूँ और ये 20 दिनों में मुझे अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी थी, मैं नहीं कर सका। अच्छा। और इस वक्त पूरे मुल्क में अल्लाह ताला आपको सेहत दे। तो आपको लगता है कि कोरोना जो है वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है और बहुत सारे लोगों के लिए रुकावट रहा है उनके टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में? जी जी, ये बिल्कुल रुकावट भी रहा है। इसके अलावा जो है वकला जो आपके लिए फ़ाइल करते हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी वैसी नहीं है, क्योंकि वो भी, उनको भी डर लग रहा है कि ये कोरोना वगैरह ना फैल जाए। दुनिया में जो है इस वक्त जो टैक्स फाइलिंग है उस पर थोड़ी सी एक्सटेंशंस मिली हैं और लोगों को टाइम पीरियड दिया गया है, क्योंकि वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अनयूजुअल टाइम। लेकिन इस्लामाबाद में जो लोग बैठे होते हैं वो, मुझे नहीं समझ आता कि ग्राउंड रियलिटीज़ को कभी कभार बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और कभी कभार बिल्कुल ही रिफॉर्मिस्ट बनने की कोशिश करते हैं विदाउट कीपिंग इन माइंड के जी हालात क्या हैं। रहा सवाल टैक्स कलेक्शन की, देखें पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन जो है दो बहुत बड़े जिसे कहते हैं कि सेगमेंट्स हैं। जैसे कि एक टैक्स जो एग्रीकल्चर है, 18वीं तरमीम के बाद वो तमाम का तमाम सूबों के पास है और सूबे जो है जो एग्रीकल्चर टैक्स लेने की जगह वो जीएसटी कलेक्ट करते रहते हैं। जैसे सिंध हुकूमत 300 अरब रुपए का जो जीएसटी है वो कराची से 95% कलेक्ट करती है और वही लोगों से जीएसटी कलेक्ट कर रही है जो लोग इनकम टैक्स भी पे कर रहे हैं। और जहाँ पे इनकम टैक्स लेना चाहिए, बड़े बड़े जो लोगों ने बहुत पैसा कमाते हैं ज़रात से, वहाँ पे बिल्कुल हाथ नहीं डालते, क्योंकि वो उनका वोटर है और वो ख़ुद भी वहाँ पे है। दूसरी जो है पाकिस्तान में जो तिजारत है, सर्विसेज सेक्टर है, ये बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि अभी तक कंट्रोल से बाहर है। इसमें स्मगलिंग बहुत ज़्यादा है। बड़ी बड़ी मार्केट्स में जो अब तो करोड़ों की दुकानें हैं जहाँ पे करोड़ों का टर्नओवर होता है, गवर्नमेंट जो है टैक्स लगाने में नाकाम रही है। तो ये दो जगह ऐसी हैं, चाहे इमरान खान क्या अगर जो बाइडेन को भी लगा दें पाकिस्तान में प्रेसिडेंट, तो वो भी जो है नहीं कर सकते। तो ये, और तीसरी जो हमारे मुल्क में रिश्वत का निज़ाम और जो बिल्कुल एक सिस्टम है, वो एक इसके पीछे वजह बनती है। सही। तो इन चीज़ों से, जैसा आपने खुद कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्या जो बाइडन को भी लगा दें तो भी नहीं होगा, तो इस पे हम जो हर थोड़े अरसे के बाद हुकूमत का एक विजन, पॉलिसी, वज़ीर आज़म साहब, उनके वज़रा साहब आकर हमें बताते हैं, तो फिर ये अवाम को गुमराह करने के मुतरादिफ है कि जब तक आप वो चीज़ें सही नहीं करेंगे, जो इंटरनल आपके फॉल्ट्स हैं, वहाँ पर जो मैल फंक्शंस हैं, तो उसके बाद फिर अवाम को ये तसल्लियाँ देना कि पाकिस्तान की इकॉनमी और ख़ुसूसी तौर पर आप टैक्स रेवेन्यू में बहुत तीर मार लेंगे, ये चीज़ें फिर क्यों हो रही हैं? अगर पॉसिबल ही नहीं है तो फिर इतने बड़े बड़े दावे, ये टॉल क्लेम्स किए क्यों जा रहे हैं? देखें, जब ना कोई हुकूमत में आता है तो वो कोशिश करता है कि वो अच्छी बातें बेचे, और फिर जब वो हुकूमत में आ जाता है तो उसको जो लोग लगाता है नौकरी पे, वो उनको अच्छे बड़े बड़े नो, बट माय पॉइंट इज कि क्या वजीर आजम को भी रॉन्ग पिक्चर प्रेजेंट की जाती है? क्या ये अफसरान जो हैं जो उनको बता रहे होते हैं जाके, क्योंकि वजीर आजम के क्लेम्स तो टॉल क्लेम्स हैं, उससे तो आप और मैं इनकार नहीं कर सकते, तो क्या उनको भी गलत पिक्चर प्रेजेंट कर दी जाती है? बिल्कुल कर दी जाती है, और वो इतना वजीर आजम के पास एक मीटिंग के लिए 10-15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं होता और उसकी अगली मीटिंग 3 महीने से ज़्यादा टाइम लग जाता है फॉलो अप करने में। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि हमारा जो टैक्स निज़ाम का सिस्टम है वो फ़ायदा पहुँचाने के लिए ब्यूरोक्रेसी को, बड़े बड़े कारोबार को और हुकूमत और आम आदमी को नुकसान पहुँचाने के लिए बनाए गए। इतने पेचीदा टैक्स लॉज हैं, इतना ज़्यादा टैक्स का रेट है कि दुनिया में कोई जो है मिसाल नहीं मिलती, और इतना टैक्स देने के बाद आपको उसका कोई रिटर्न नहीं है। मैं अब जैसे आपके सामने बैठा हूँ कोरोना में,
मैं लाखों रुपए टैक्स देता हूँ साल का, और अब मैं ये इस पीरियड में ना मेरे कारोबार पे मुझे कोई सपोर्ट मिली हुकूमत से, ना मेरी अगर अनएम्प्लॉयमेंट हुई है उससे कोई सपोर्ट मिली। तो यहाँ पे जिस तरह का टैक्स का निज़ाम है वो निहायत ही अनजस्ट है, ये कभी भी परवान नहीं चढ़ सकता, चाहे जितनी कोशिश कर लें सब। ये इनडायरेक्ट टैक्स लगा सक देंगे, जीएसटी जो है 22% कर देंगे, ये कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे, लेकिन जहाँ से टैक्स लेना है वो इसलिए नहीं ले पाते, एक तो सियासी पस मंजर है उसके पीछे, और इस वक्त जो हमारे कानून जिन्होंने बनाए हुए टैक्स लॉज बनाए हुए वो निहायत ही दकियानूसी हैं, और वो बेईमानी पे और बदनीयती पे मबनी है। दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी कोई एज सच इंसेंटिव्स नहीं है उनकी वेलफेयर के लिए, या किसी को कोई आप हेल्थ पे इंसेंटिव दे दें, कुछ कर दें, वो भी नहीं है। मुझे एक आखिरी सवाल आपसे, पाकिस्तान की ज़रा ओवरऑल इकोनॉमी पे हम बात करें। 2 सेक्टर्स के हवाले से वज़ीर आज़म साहब क्रेडिट लेते हैं और कहते हैं कि बहुत अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है, और वो कंस्ट्रक्शन के हवाले से सीमेंट का जिक्र करते हैं कि जी बहुत रिकॉर्ड सेल हुई है, और दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कि अब लेबर ढूंढने से भी नहीं मिल रही। तो ये चीज़ें, इस पे ज़रा तबसरा फरमा दें, और इसके साथ साथ क्या बाकी इंडस्ट्रीज़ भी आने वाले दिनों में, अब बार बार हम बात करें कि कोविड है, बुरी हालत है पूरी दुनिया की ही, सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ बेहतरी होगी बाकी इंडस्ट्रीज़ को लेकर भी? जो 2 सेक्टर का आपने नाम लिए, वज़ीर आज़म अगर उस पर टैक्स इंसेंटिव ना देते, कंस्ट्रक्शन पैकेज ना देते, तो बैठा हुआ था। तो ये एक चीज़ इंडिकेट करती है, टेक्सटाइल सेक्टर में सारे टैक्स इंसेंटिव्स ना दें तो ये बैठ जाता है। तो ये इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम सही नहीं है, या तो उस सेक्टर को आप टैक्स से हटा दें, या तो फिर आप बर्बाद करना है उस मुल्क की किसी सनत को तो टैक्स लगा दें, उल्टा सीधा किस्म का। तो ये आपने खुद दलील दे दी, मुझे खुशी हुई कि मेरे से ज़्यादा आपने इस चीज़ को खुद पॉइंट कर दिया। राज ये सवाल कि कोविड के बाद चीज़ें खुली हैं, हम बेहतर सिमत में जा रहे हैं, लेकिन हमें जो है पॉलिसी साजी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सही करना पड़ेगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मुज़म्मिल असलम साहब हमसे बात कर रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।